नगर परिषद चुनाव में कुल मिलाकर के जींद जिले में बात करें तो 15 प्रत्याशी ऐसे हैं जो प्रधानी के अंदर जो उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। अब की बार जिले की जो कमान रहेगी, नगर परिषद की जो कमान रहेगी, वो महिला के हाथ में रहेगी। और उसके साथ साथ में आज बताना चाहेंगे अगले 2 दिन में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कुल मिलाकर के 15 प्रत्याशियों में से जो इन्होंने अपने नामांकन जो दर्ज किया है उनमें से कितने मैदान में रहते हैं, ये तो कल को शाम के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल सभी प्रत्याशी पूरे जोर शोर से अपना जो है प्रचार कर रहे हैं। वहीं बात करें तो बिल्कुल आंकड़ों के अंदर जींद जिले में अगर बात करें तो सभी प्रत्याशियों के साथ साथ में SC BC और OBC मोर्चे ने साझा एक उम्मीदवार उतारा है। राजबाला को जो है यहाँ से उम्मीदवार उतारा है, राजबाला झांगड़ा को। और ये पूरी तरह से किसको नुकसान पहुंचेगा, क्या कुछ इनकी तरफ से मुद्दे रहेंगे जिले को लेकर के, अब की बार क्यों बदलाव आया कि अब की बार SC BC और OBC ने इकट्ठा होकर अपने जो है राजबाला झांगड़ा को जो उम्मीदवार वहाँ पे उतारा है। हमारे साथ में है देवीदास वाल्मीकि जी। सबसे पहले तो सवाल आपसे यही रहेगा, अब की बार मतलब ऐसा क्या प्लान बनाया आपने, क्या नाराजगी आपकी दूसरे दलों से, राजनीतिक दलों से, कि आपने निर्दलीय तौर के ऊपर राजबाला झांगड़ा को जो है SC BC और OBC का साझा उम्मीदवार चेयरमैन के लिए उतारा है? देखिए साहब, राजबाला झांगड़ा को उम्मीदवार हम लोगों ने कोई जल्दबाजी में नहीं बनाया। कांग्रेस के साथ साथ हमने 8 साल से भारतीय जनता पार्टी के शासन को भी देख रहे हैं, मगर मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर चल निकली है जिस रास्ते पर कांग्रेस शासन करती थी। भले भारतीय जनता पार्टी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रही हो, मगर हमारे समाजों के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है। यदि आंकड़ों की बात करें, 23% शेड्यूल कास्ट का वोट है और 41% बैकवर्ड क्लास का वोट है और 4% माइनॉरिटी का वोट है। यदि हम इस सारे वोटों की गणना करते हैं तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कहीं दूर तक भी इस मैदान में दिखाई नहीं देती। वो बात जुदा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पैसे के बल पर और सत्ता की धमक पर हमारे लोगों पर दबाव बनाकर या रुपयों का लालच देकर उन्हें तोड़ सकती है। हमारा समाज के अनेक लोगों का, महिलाओं का, पुरुषों का कदम कदम पर शोषण होता है। अब जैसे आप ही देख रहे हैं कि अभी कौशल विकास निगम बना रखा है सरकार ने। इससे पहले DC रेट होता था। DC रेट से पहले गेस्ट फैकल्टी होती थी, गेस्ट टीचरों को या किसी भी कर्मचारी को गेस्ट के तौर पे अपॉइंट किया जाता था। ये सारी की सारी जो नीतियाँ हैं, ये शेड्यूल्ड कास्ट के अधिकारों को, बैकवर्ड क्लास के अधिकारों को, माइनॉरिटी के अधिकारों को हड़पने का एक तरीका मात्र है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ कि आपने कौशल विकास निगम के तहत और DC रेट के तहत आपने कुल कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की है और उसमें से शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। और आप देख लेना, ये 99% सरकार इस सवाल का जवाब नहीं देगी। यदि जवाब आता है तो ये शून्य में रहेगा, क्योंकि सभी लोग जर्नल के हैं। सभी विधायक केवल इस शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के लोगों को वोट डालने तक इस्तेमाल करती है। जहां अधिकार देने का बात आती है तो ये लोग हमारे से दूर भाग जाते हैं, हमारे लोगों को मिलने तक का समय नहीं दिया जाता। इसलिए मजबूर होकर मैं क्या इस बार हम अपना वोट किसी अन्य को ना देकर अपने आदमी के लिए डालेंगे और अपने आदमी को विजयी बनाएंगे। चुनाव है, चुनाव में कौन जीतता है, कौन हारता है, ये तो एक भविष्य के गर्भ में रुका हुआ है। मगर ये सत्य है कि हमने एक ऐसा मजबूत प्लेटफार्म बना लिया है कि अब हमारी जनरेशन को, हमारे आने वाली पीढ़ी को किसी सामंतवादी ताकतों के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको हम एक मजबूत मंच बनाकर दे रहे हैं, एक मजबूत आधार बनाकर दे रहे हैं। देवीदास जी, आप यहाँ से प्रमुख हैं, समाज की आवाज़ उठाते रहते हैं। बात करें जींद नगर परिषद की, सत्ता में भी लोग बैठे हैं, पिछली बार के यहाँ पे जो चेयरमैन रहे हैं। अब जींद का होते हुए हम जींद के विकास की अगर बात करें, यहाँ पर जींद का विकास कोई पीछे वाला करवा पाया है? आप कितना वादा करें अगर राजबाला झांगड़ा यहाँ से जीत के अगर निकलती है, क्या रूप जो है जींद का बदलेगा, क्या दावे लेकर के आए हैं आप मैदान? देखिए, पिछले 2-3 सालों से प्रॉपर्टी ID बनाने का काम नगर परिषद में किया जा रहा है।
प्रॉपर्टी आईडी बनाने में नगर परिषद के अंदर बड़े स्केल पर लूटपाट मची हुई है। अधिकारी कौन रहता है कौन नहीं रहता इस बात का कोई मायने नहीं है, मगर प्रॉपर्टी आईडी बनाने में जिस तरह से कुछ लोगों ने लूट का धंधा बना रखा है, हम इस तरह के काम को पूरी तरह से बंद करेंगे। यदि राजबाला जांगड़ा चुनाव जीत जाते हैं, मैं आपके माध्यम से जींद की जनता को ये भरोसा दिलाता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए नगर परिषद के कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि हम प्रत्येक वार्ड के अंदर प्रॉपर्टी आईडी बनाने का कैंप करेंगे और हर परिवार को, हर व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी की आईडी बनाकर घर पर ही देंगे। ये हमारा वायदा है। फिलहाल ज़िले की व्यवस्था को लेकर देखें, सड़कों को, सीवरेज व्यवस्था को, सफाई व्यवस्था को, लाइट की व्यवस्था को, महिला सार्वजनिक जो शौचालय हैं उनको लेकर के क्या हालात है ग्राउंड के ऊपर? देखिए, सफाई कर्मचारी को जब से ठेका प्रथा पर दिया गया है तब से जींद में सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। 2018 के अंदर 17 के अंदर सफाई का कुल ठेके का काम 7 लाख रुपए मासिक पर होता था, जिसकी कीमत बढ़ाकर अब 78 लाख हो चुकी है, मगर उसके बावजूद भी शहर में सफाई नाम की चीज़ नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सफाई कर्मचारियों को ठेके पर लगाना। सरकार ऐसा मानती है कि हम ठेके पर कर्मचारी लगाकर शहर की व्यवस्था कर पाएंगे, जबकि ये संभव नहीं है। मैं आपसे एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब हरियाणा सरकार पुलिस में सिपाही की भर्ती करती है, क्लर्क की भर्ती करती है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती करती है, वो नियमित तौर से भर्ती करती है, मगर जब मामला सफाई कर्मचारियों के लिए आता है, इस सरकार के पास, इस मनोहर सरकार के पास केवल और केवल सफाई का ठेके का काम रह जाता है। आज वाल्मीकि समाज को हरियाणा सरकार ने खीरे की तरह से ऊपर और नीचे दोनों जगह से काटने का काम कर रही है। बात करें सत्ता में जो है बीजेपी सरकार बैठी हुई है, विधायक भी यहाँ पे बीजेपी सरकार के हैं। आपने जो SC BC OBC जो साझा उम्मीदवार उतारा है, बीजेपी की तरफ से भी खेल खेला गया है कि OBC उम्मीदवार को यहाँ से अनुराधा सैनी को उम्मीदवार उतारा गया है। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं जो बीजेपी राजनीति कर रही है वो परिवार को बांटने की राजनीति कर रही है, जातिवाद की राजनीति कर रही है? ये बात कहते हुए मुझे बड़े पीड़ा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मनुस्मृति को लागू कर रही है। मैं बड़े साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज भी वर्ण व्यवस्था में पूरी तरह से विश्वास रखे हुए है और मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मण सर्वोच्च, नंबर 2 पर क्षत्रिय और 3 पर वैश्य और चौथे पर शूद्र वर्ण को लिया गया है। जब शूद्रों की बात आती है, शूद्रों के अधिकारों की बात आती है, तो उनके हाथ खाली पाए जाते हैं और वो खुद को ठगा महसूस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के अनुसार किसी भी विधानसभा के 15% लोगों से ज़्यादा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सकता। यदि हम 90 का 15% निकालें तो 13.5 बनते हैं। हरियाणा में 14 मुख्यमंत्री समेत 14 लोगों को मंत्रिमंडल में शरीक किया जाता है। यदि मैं शेड्यूल्ड कास्ट की बात करूं, 22% पॉपुलेशन के हिसाब से इनके 2.8 मंत्री बनते हैं, यानी कि जब 13.5 पर 14 बनते हैं तो 2.8 पर 3 मंत्री बनने चाहिए। और हमेशा से ये सरकार की नीति रही है कि मंत्रिमंडल में केवल 2 लोगों को शरीक किया जाता है। यदि मैं पिछड़ा वर्ग की 27% आरक्षण की बात करूं, तो 3.78 मंत्री बनते हैं, यानी कि 4 मंत्री शरीक किए जाने चाहिए, जबकि उनका केवल और केवल 1 मंत्री बनाया गया है। यदि मैं माइनॉरिटी की बात करूं, माइनॉरिटी में से 1 व्यक्ति को मंत्रिमंडल में जरूर शरीक किया जाना चाहिए, जबकि हरियाणा सरकार ऐसा कतई नहीं कर रही। अब हरियाणा सरकार के यदि मंत्रिमंडलों की बात करें, मंत्रालय की बात करें, यदि 70 मंत्रालय में से मैं 27% बैकवर्ड के मंत्रालय निकाल लूँ तो उसमें 19 मंत्रालय निकल कर आते हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने केवल 2 मंत्रालय 1 मंत्री को आवंटन किए हुए हैं। मैं मनोहर लाल जी से, जो अपने आप को सफ़ेद छवि के ईमानदार मुख्यमंत्री कहलाने का दावा ठोकते हैं,
मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मनोहर जी, हमारे बैकवर्ड क्लास के 17 मंत्रालय कहाँ पर है? यदि मैं शेड्यूल्ड कास्ट की बात करूँ, 20% की बात करूँ, तो हमारे 14 मंत्रालय निकल कर आते हैं, जबकि हमारे 2 लोगों को 3 मंत्रालयों का आवंटन किया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 11 मंत्रालय हमारे कहाँ पर हैं? यदि मैं माइनॉरिटी की बात करूँ, यदि माइनॉरिटी की पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूँ, 5% इनका यदि मैं निकाले जाए तो 14 में से 5 निकाले तो 7 मंत्रालय माइनॉरिटी के निकल कर आते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप ये तो बताएं कि माइनॉरिटी के मंत्री कहाँ पर हैं, कहाँ पर इनके मंत्रालय हैं? जब हमने अपने लोगों को लूटते हुए देखा, मजबूरन हमने इस वोट की गंदी राजनीति में अपने पजामे को उतार कर इस कीचड़ को साफ करने का निर्णय लिया है। देखिए, आप जींद के हैं, जींद की भली भांति जानते हैं, पिछले वाले जो चुनाव हैं उनके बारे में भी जानते हैं। हम आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहेंगे, जींद का जो चुनाव रहता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, हाल में जो निकाय चुनाव है, इनके अंदर जो जातीय आंकड़े रहते हैं, जो हमेशा जो बड़े दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो मतलब इनके ऊपर खेल खेलते हैं कि जातीय आंकड़ों के हिसाब से जो है बांटने की बात करते हैं समाज को लेकर के। वो कितने हैवी रहते हैं अपने ज़िले के अंदर? जिस समुदाय से, जिस वर्ण से हमने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, हम लोगों ने 2 कैंडिडेटों को मैदान में उतारा है। पहले राजबाला जांगड़ा समाज की जींद के अंदर 7 से 8 हज़ार पर्चियाँ हैं। दूसरा कैंडिडेट हमने उषा देवी सैन को मैदान में उतारा है, वो जो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे हमने रखा हुआ है। सैन समाज की जींद के अंदर मात्र 2,500 पर्चियाँ हैं। हम इसको राजनीति से या पर्चियों की संख्या से नहीं देख रहे, बल्कि हम इसको इस दृष्टि से देख रहे हैं कि जिन समुदायों को आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में हाशिए पर धकेला गया है, उन लोगों को हम समाज का प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं और उनको उन सामंतवादी ताकतों के सामने लाकर खड़ा कर देना चाहते हैं, जो लोग ये दावा करते हैं कि जींद से केवल ब्राह्मण जीत सकता है, जींद से केवल बनिया जीत सकता है। हम इस मिथक को बदल कर दिखाएंगे, ये हमारा आपके माध्यम से जींद की जनता से वायदा है। एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, मैदान में दूसरे दल भी हैं जी, बीजेपी है, आज के टाइम पे सत्ता में बैठी हुई है, उधर से आम आदमी पार्टी भी पहली बार चुनाव जो है यहाँ से ग्राउंड से लड़ रही है, निकाय चुनाव लड़ रही है, इनेलो ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ से उतारा है जी। दूसरी बात करें, यहाँ से कांग्रेस जो अपने आप को जो है पीछे धकेलेगी, उन्होंने सिंबल में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मुकाबला किससे मान रहे हैं, जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है? देखिए पत्रकार बंधु, मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूँ, इस इलेक्शन को आगे बढ़ने दीजिए। कुछ बड़े वाले राजनीतिक दल, कुछ सामंतवादी राजनीतिक दल तस्तरी में अपना सहयोग लेकर हमारे उम्मीदवार के पीछे दौड़ते नजर आएंगे। के देवीदास जी, हमारा समर्थन आप ले लीजिएगा और ये महज 1 सप्ताह बाद आपको नज़र आ जाएगा। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात आती है, मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री केजरीवाल की बात आती है, मैंने केजरीवाल के मुद्दे से ही मेरे समुदाय के लोगों को इस आंदोलन के लिए आक्रोशित किया है। यदि मैं हरियाणा के डाटा की बात करूं, अग्रवाल समुदाय की पॉपुलेशन महज 4 से 5% टिकी हुई है। जब 4 से 5% लोग मुख्यमंत्री बनने का दावा देख रहे हैं, ये लोग तो 40 + 22 63% लोगों को ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि इसमें 5% माइनॉरिटी को जोड़ लिया जाए, हम 67% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग यहाँ पर 10-12 लोग और रनने मैदान में डटे हुए हैं, वो लोग 37% वोटों में फाइट कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने बैकवर्ड समाज को यानी SC BC और OB समाज को इकट्ठा करके एक नई शुरुआत जो की है, ये कहाँ तक जाएगी? ये जो आपने शुरुआत की है पूरे हरियाणा लेवल तक जाएंगे, पूरे स्टेट लेवल तक जाएंगे, या उसके साथ में बात करें तो ये कहीं हार के बाद हो सकता है या जीत के बाद? कितने कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे ये चीज़ें जो है पूरी तरह से कायम रहेगी, लोगों का विश्वास आपके साथ में जुड़ा रहे? देखिए बंधुवर, ये जींद नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हमारे लिए एक टोक्यो की पेरियोलंपिक कंपटीशन से ज़्यादा नहीं है। यदि मैं प्रदेश के संगठन की बात करता तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे का और समय का इस्तेमाल करना पड़ता।
हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि यदि हम अपने शहर में बदलाव कर देंगे तो हरियाणा में बदलाव करना हमारे लिए बड़ा खेल नहीं है। आज हमने समाज को ये संदेश तो दे दिया है कि जो लोग 75 वर्षों पर हाशिए पर डाल दिए गए थे, आज वो लोग छाती तान कर अपने अधिकारों के लिए ताल ठोक रहे हैं। इससे न केवल सामंतवादी ताकतों को ये सोचने पर विवश हो जाएगी कि ये लोग अपने अधिकार पाना चाहते हैं। और मैं आपको दिखलाऊंगा इस चुनाव के बाद, सुनील जी आप देखना कि बड़ी राजनीतिक पार्टियां हमारे से पॉलिटिकल अलायंस करने के लिए आतुर रहेगी। ये आप देखते रहना। चलिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे जींद की जनता से, जो आपने शुरुआत की है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे इसके साथ में, जो है एक आवाज़ के साथ में उठ खड़ा होने से? देखिए, मैं तो मेरे शेड्यूल्ड कास्ट के, बैकवर्ड क्लास के और माइनॉरिटी के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये लड़ाई हार जीत से कोई मायने नहीं रखती। ये एक आंदोलन है और जो इस आंदोलन में अपनी आहुति देगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी आने वाले नस्लें जातिवाद का और किसी भी तरह के दुराभाव का शिकार नहीं होगा, बल्कि वो छाती तान कर पूरी ताकत के साथ ये प्रदर्शित कर सकती है कि हम शुद्ध समाज से, हम माइनॉरिटी समाज से हैं। और आज वो किसी के अधिकार मांगने के लिए किसी सामंतवादी पार्टी के मोहताज नहीं है, बल्कि वो अपने भाग्य की रेखा अपनी कलम से स्वयं लिखने जा रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ में देवीदास वाल्मीकि, जिनसे हमने जींद निकाय चुनाव के बारे में बातचीत की। इनकी तरफ से जो साझा उम्मीदवार उतारा है राजवाला झांगड़ा को, उसके साथ साथ में इन्होंने कहा है कि मुकाबले में तो कोई नहीं है, पार्टी के जो पटे सत्ताधारी हैं हमसे संपर्क जो है करना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ से ये जो आवाज़ उठी है जींद से, शुरुआत हुई है, ये आगे तक जाएगी। हालांकि अब देखने वाली बात ये रहेगी, 19 तारीख को जो है चुनाव होना है। निकाय चुनाव में प्रधानिता की जो बागडोर है वो किसके हाथ में आती है, ये तो जब रिजल्ट आएगा चुनाव का उसके बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि फिलहाल अगर आपको फिर बताना चाहेंगे कि अभी 2 दिन और बाकी हैं, आज और कल पता चल पाएगा कि कौन मैदान में रहता है, कौन नहीं मैदान में रहता है। इस पर पूरी तरह से नज़र बनी रहेगी। और प्राइम न्यूज़ हरियाणा के लिए जींद से अनिल कुमार।